Good morning, India. Good evening to my friends in Central and South America. As you can see, ambience has changed. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक अलग एम्बियंस में मैं बैठा हूं और ये सारा क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है, जिसने ये स्टूडियो मुझे गिफ्ट किया है। आप लोगों का लगातार लाड प्यार मिलता रहा है। कोविड के समय से जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं, क्योंकि कोविड के समय मैं बार बार, और आप कह सकते हैं कि जब भी ऐसा कुछ मौका मिले, खाली लोग बैठे ही थे तो मैं यदा कदा लाइव आ जाया करता था। तो ये आइडिया मेरी वाइफ का था, जिन्होंने कहा कि आप एक फिक्स टाइम कीजिए, और मुझे लगता है कि ये तकरीबन 3-4 साल तो हो ही गए हैं। 3-4 साल में मुश्किल से 1 या 2 ऐसा वाकया हुआ होगा जब मैं या तो प्लेन में था या फिर एक फंक्शन ऐसा कुछ था जो सुबह तक मैं उसमें एंगेज था। अदरवाइज ये तारतम्य बना रहा, आप सबका आशीर्वाद बना रहा, आप सबका सहयोग समर्थन बना रहा। और आज 18 अगस्त 2024 को एक नई शुरुआत स्टूडियो से, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सनातनी होने के नाते जो अपना वजूद है, जो अपनी आइडेंटिटी है, जो अपनी पहचान है, और ये जीवन कुछ भी नहीं है अपने इस पहचान के बिना, जो मेरी मन स्थिति रहती है। तो ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, हमने जानबूझ के इसीलिए ये बैकग्राउंड चुना है। सच पूछिए तो मन बड़ा प्रफुल्लित है एक अपने नए स्थान पे, और वो भी जब आपका बेटा ऐसा कुछ क्रिएट करता है तो जो भी फादर है उनको पता होगा कि भीतर से एक क्या अनुभूति होती है। बच्चे के सक्सेस से बढ़ के और कुछ नहीं होता है बाप के लिए। और एक बच्चा जब इस बात को समझे कि उसका बाप अपने वजूद को लेके या उसके मन में जो कुछ भी है उसको लेके वो लगा रहता है, एक बिजनेसमैन होते हुए भी उसको इस बात की चिंता रहती है कि उसका समाज किधर जा रहा है, उसका देश किधर जा रहा है, ये भारत राष्ट्र, हमारी ये सभ्यता किधर जा रही है। तो इस सब को देखते हुए ही उसने ये सारा जो सिस्टम क्रिएट किया है। आगे बढ़ते हैं। समसामयिक स्थिति, जो समसामयिक विषय है आज का, 2-3 है, लेकिन बड़ा स्वाभाविक है कि मैं आज सनातन विषय ही रखूंगा। कुछ विषयांतर होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो एक जघन्य अपराध हुआ है कलकत्ता में, तकरीबन जितने भी बाप जिनकी बेटी डॉक्टर हैं वो सहमे हुए हैं कि क्या एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है। और उससे भी घिनौनी बात यह है कि इतने बड़े कांड होने के बाद उस राज्य की मुखिया, जो एक स्वयं औरत है, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और जिसके हाथ में पुलिस है, होम मिनिस्टर भी वही है, और वो एक नौटंकी तमाशा किए जा रही है। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं बंगाल में, बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक जो कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो और भी डरावना और भयावह है। वो पूरे देश को डराने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो प्रिंसिपल है जिसको बचाने की कोशिश की गई, उसके रेजिग्नेशन के बाद भी उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं वो उस क्राइम में उसकी संलग्नता दिखती है। जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि वो एक निहायत ही करप्ट इंसान है। उसके बारे में यह इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो एक माफिया का सरगना है। और जो एक और बात पता चल रही है कि ये जितने भी डिस्पोजेबल होते हैं, जो सिरिंज आप लोग देखते होंगे,
जो एक बार देख के उसको फेंक दिया जाता है, या फिर इसी तरह के बहुत सारे जो आईवीपी होते हैं। ये क्षण की खबर आ रही है कि ये जो गार्बेज का जो सेल होता है वो करोड़ों का होता है, और वो एक अपने मन मुताबिक एक बांग्लादेशी को वो बेचता है, और अपने ही हॉस्पिटल में नहीं, वेस्ट बंगाल के तमाम हॉस्पिटल का वो किंग पिन है। और बड़ा स्वाभाविक है कि इसका शेयर सब जगह जाता है, और खासकर ममता बनर्जी को जाता है, और इसीलिए ममता बनर्जी उसे बचा रही है। जहां तक इस जघन्य अपराध का संबंध है, यह भी पता चला कि इसी कॉलेज में और भी बच्चों ने सो कॉल्ड सुसाइड किया, जो इसे भी सुसाइड का रूप दिया जा रहा था। एक डॉक्टर बेटी जिसकी भी है, आप अंदाजा लगाएं कि जब उसने उस लाश को देखा होगा कि उसके पैर 90 डिग्री पे, यानी कि पूरे पैर को जब तक कमर को तोड़ा नहीं जाएगा, लाश की वैसी विकृत स्थिति थी। और इसके बाद भी वहां के मैनेजमेंट का यह कहना कि यह सुसाइड केस है, उसके परिवारजनों को 3 घंटे तक लाश नहीं दिखाना। क्या हम लोग एक सभ्य समाज में हैं? क्या एक स्वतंत्र भारत, जो अभी अभी हमने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, क्या ये हकीकत में स्वतंत्र देश है? ऐसी विकृत लोकतंत्र, और यही लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिसे ये तानाशाह कहते हैं। ये स्वयं सबसे बड़ी तानाशाह है। और अब तो पता चल रहा है कि ये माफिया डॉन है, ये माफिया की सरगना है। ये ऐसी कोई भावना, ऐसा कोई इमोशन इस औरत के लिए नहीं बचा है। ड्रामेबाजी। चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर के अगेंस्ट में रैली निकाल रही है, यह कहते हुए कि उसको फांसी दो, यानी एक होम मिनिस्टर का, तीनों वही ममता बनर्जी। क्या उसके सपोर्टर्स जो उसके साथ चल रहे हैं, क्या वो इतने पागल हैं? या ममता बनर्जी या इस इंडी गठबंधन से संबंधित जो सभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्या आपका अपना अंतःकरण नहीं है? अपनी सोच, अपनी समझ नहीं है? अपना कॉमन सेंस नहीं है? क्या 2 रोटी के लिए आप इतने गिर जाओगे? आज हर भारतीय कराह रहा है। आज हर वो व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित है कि उसकी बच्ची यदि घर से बाहर निकलती है तो वो कितनी सुरक्षित है। मेरी भी बेटी डॉक्टर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरी तरह न जाने ऐसे लाखों मां बाप हैं जो आज सोचने को बाध्य होंगे कि क्या यह रिस्क भी लिया जा सकता है कि एक डॉक्टर को हॉस्पिटल भेजा जाए। चलिए, टॉपिक ये नहीं है, लेकिन चूंकि यह भी वजूद से संबंधित था, और कहीं ना कहीं इसका संबंध जो मैं कहने जा रहा हूं उससे है। यह हमारा दुर्भाग्य है, हिंदुओं का दुर्भाग्य है, सनातन का दुर्भाग्य है कि पिछले 1000 साल में सब कुछ हमारे प्रतिकूल ही जा रहा है। जब से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और जिस तरह से वो फैला, खास के नॉर्थ इंडिया और पहाड़ों पे, मैं ताजिकिस्तान गया था। ताजिकिस्तान के म्यूजियम में जितनी भी मूर्तियां उनकी हैं 1000 साल से ऊपर की, वो सारी की सारी मूर्तियां गौतम बुद्ध की, जो तोड़ तोड़ के रखी गई थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बौद्ध संग्रहालय। वही कजाकिस्तान, ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो सारे के सारे बौद्ध थे। अफगानिस्तान पूरा बौद्ध था। ये जो हिंदू कुश कहते हैं वो सारा का सारा बौद्ध था। और चूंकि वहां अहिंसा परमो धर्म जो उनका सिद्धांत, जो वो तो मच्छर भी आप जानते ही हैं बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। तो जब ये इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ
और उस इस्लाम के अंदर हर वो प्रपंच रचा गया तलवार से, प्यार से, धोखा देके कि उसे इस्लाम को बढ़ाना है। और सच पूछिए तो इस्लाम, मैं चाहूंगा यदि हो सका तो मैं शायद वो डालूंगा आपको, कि एक कहते हैं कि इस्लाम तलवार के साथ साथ सलवार के बल पे भी आगे बढ़ा। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। वो 72 हूड़ का बहाना देके तो पहले तो मार के काट के धर्म परिवर्तन करवाओ। और ये तो उनके कुरान में लिखा है। मेरा यहां इस बगल वाले कमरे में मेरी लाइब्रेरी है, कुरान के कम से कम 3-4 वर्जन पड़े हुए हैं और जब भी मौका मिलता है तो मैं उसको पलटता हूं। तो जो कुछ मैं कह रहा हूं सारे वर्ष मेरे सामने है। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो बौद्ध का हुआ और ये जो इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और जब ये इस्लाम फैला तो सबसे पहले आप देखिए कि जहां जहां बौद्ध था वहां उनको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं, क्योंकि वो केक वॉक था उनके लिए, उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने लड़ाइयां तो छोड़ दी थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म अपनाने के बाद तो अशोका ने भी लड़ाइयां छोड़ दी थी कलिंगा लड़ाई के बाद, आप जैसा कि जानते हैं। तो हमारे इस नॉर्थ ईस्ट को, अफगानिस्तान को, पूरे सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना के ऊपर, चाइना के कुछ प्रांत, इन सबको इस्लाम में परिवर्तित करने में इन्हें समय नहीं लगा, बड़े आराम से हो गया। और फिर वहां से जो आक्रमण हुआ और वो नॉर्थ इंडिया जो उस समय सनातन था या है, जो कुछ भी बचा कुछ जो भी शेष है, इंडोनेशिया हिंदू धर्म था, थाईलैंड में हिंदू धर्म था, इंडोनेशिया में जिस तरह से प्रचार हुआ। और होता क्या था कि जब ये मार काट करके जब ये इस्लाम धर्म में बदल देते थे तो इसके बाद इनके मुल्ला मौलवी पहुंचते थे और वो फिर वो सलवार का सिद्धांत डालते थे कि अरे इस दुनिया में क्या रखा है, जो कुछ भी है वो तो ऊपर तुम्हारे जन्नत में है, ऊपर जाओगे तो 72 हूड़ मिलेंगी, ये मिलेंगी, यहां के लिए तुम क्या जी रहे हो। वो मेरे पास सारे उसके कटिंग्स है, वीडियो कटिंग्स है, मैं चाहूंगा कि इसमें मैं अटैच करूं। अब चूंकि स्टूडियो की सुविधा हो गई है तो मुझे लगता है शायद मैं कर पाऊंगा धीरे धीरे। तो ये इस्लाम तलवार और सलवार के बल पे आगे बढ़ा। हमारा सनातन कहा था, सनातन हमारी एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम थी। आखिर क्या कारण है कि जहां जहां ये गया वो हर जगह सक्सेसफुल रहा। और आज भी जो फ्रस्ट्रेशन है इस देश में और ये जितने भी ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, सच पूछिए तो जो इनका टारगेट है 2047 में इसको एक मुस्लिम देश बनाने का, जो पीएफआई से भी नजर आया है, पाकिस्तान के एक इतिहासकार को मैंने सुना था, उनका भी वही था कि 2050 तक तो भारत वैसे भी इस्लाम का हो जाएगा, और वो दिख रहा है। और इसके लिए क्या क्या प्रपंच रचे गए और इसकी शुरुआत कहां से हुई, मैं थोड़ा सा प्रकाश उस पर भी आज डालूंगा। लेकिन ये आखिर बचा क्यों, अभी भी जो हम हैं वो किस रूप में है और वो उस संरचना को कैसे तोड़ा गया। मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डुमरा अब तो गुड्डू डुमरा के नाम से बहुत पॉपुलर है, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम गुड्डू डुमरा है, जीडी। बाहर के लोग तो गुड्डू डुमरा ही जानते हैं, जो मेरे घर का नाम गुड्डू है और कंपनी का नाम है। तो डुमरा, जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसे दो बड़े गांव के बीच में जो छोटी बस्ती होती थी उसको डुमरा कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पंजाब में बहुत सारे डुमरा है। मेरी इस कॉलोनी में भी एक अजय डुमरा उनका नाम है, एक पॉलिटिशियन भी डुमरा होते थे। सीतामढ़ी डुमरा है, जो बिहार से है उनको पता होगा। या हमारे बेनीपट्टी में भी चतरा डुमरा एक है। तो मैं जिस डुमरा का हूं वो लोड़ी का, जो उच्चैठ भगवती के पास है।
अब मैं उस गांव की बात करता हूं, और बचपन से मैं देख रहा हूं या देख रहा था कि हमारे यहां यदि कोई भी फंक्शन हो तो पूरा का पूरा गांव उसमें साथ देता था। जो हम लोग हजाम कहते हैं, वो फिक्स हजाम होते थे, हर फंक्शन में उनको आना ही आना है। जो हमारे यहाँ जो डगरा डगड़ी बनता है, जिसको आप सबसे, जो समाज के सबसे नीचे स्तर पे हैं, उन्हीं वहीं से आएगा, वो वही बनाएंगे। फिर एक हमारे यहाँ कास्ट है जो सब्जी वगैरह उपजाते हैं, या फिर फल सब्जी बाकी वो लेके आते थे। तेल निकलेगा उसके लिए अलग, हम अलग ही एक कास्ट। पूजा पाठ कराने के लिए ब्राह्मण तो है ही। तो एक ऐसी व्यवस्था थी जो सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम था, जहां अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं थी। आप ये देखिए कि सनातन को बर्बाद करने के लिए ये जो आरक्षण है, ये सबसे बड़ा दोषी है सनातन को बर्बाद करने का। अब इन्होंने ये देखा कि टारगेट कैसे किया जाए। अंग्रेज ने देखा कि ये ब्राह्मण जब तक है, और जब तक एक ऊपर समाज का एक ऐसा बैठा हुआ है जिसको धन लोलुपता नहीं है। आपने ब्राह्मण के बारे में जब भी सुना होगा तो आपने यही पढ़ा होगा, गरीब ब्राह्मण। वो स्वयं राजा नहीं बनता था, राजा बनाता था, और वो धर्म का रक्षक होता था। तो ये व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों ने देखा कि जब तक इस मस्तिष्क को खत्म नहीं किया जाए, जब तक इसके प्रति जो समाज का रेस्पेक्ट है उसको कम न किया जाए, तब तक वो शायद न इनके धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। और उस समय जो अपना आर्थिक प्रारूप जो उनका है वेस्टर्न का, वो जो डालना चाह रहे थे, वो कहे कि पहले इसको खत्म करो। और यही कारण है कि इन लोगों ने ब्राह्मणों पे सबसे ज्यादा अटैक किया। लूटते रहे वो, और बताते रहे कि ब्राह्मण तुमको बेवकूफ बना रहा है। आजादी के बाद इसी अपर कास्ट के नाम पे ये आरक्षण आया। ये देखो सारा जॉब तो ये ले जा रहा है, ये पढ़ा लिखा है, इसको तो ये बैठ के खाता है, बाकी मेहनत करके खाता है। और यही हुआ कि आरक्षण का मतलब था कि जो बाकी जितने भी तबके थे, वो सारे तबके जो उनके पास एक हुनर होता था, और उस हुनर की वजह से हमारी इकोनॉमी जो एक यूनिट था, वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड और कंटेंट था। हमें दूसरों का मुख नहीं देखना पड़ता था, वो समाप्त हो गया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं। आप अभी दाढ़ी मूंछ बनाने जाए कहीं भी, आप खोज लें, आपको कोई हजाम नहीं मिलेगा। जो हमारे यहां ठाकुर होते थे, सारा मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है। मुझे खोजना पड़ता है, अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैं बता रहा हूं, मैं जहां रह रहा हूं दिल्ली में नहीं मिला है। बाकी जो सोनार, चलिए वो अपने जगह पे हैं, अभी थोड़ा बहुत पकड़ा हुआ, चूंकि वो उनका था, बढ़ई का था। तो इन्होंने एक धक्के में इस आरक्षण के बल पे ये कहते हुए कि ये भाई ये ब्राह्मण वगैरह तो बैठ के खाते हैं और ये ऊंचे ऊंचे पदवी पे जाते हैं, तो उसमें उनका हिस्सा चाहिए। उस हिस्से की वजह से इन्होंने न केवल सनातन को कमजोर किया, बल्कि जो हमारी एक आर्थिक संरचना थी उसको पूरी तरह से इन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूं, और यह हकीकत है, कहानी भी नहीं है। मोतीलाल नेहरू के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिता बहुत बड़े वकील थे, और उनका जो पैसा आता था उसमें, जो ये बड़े बड़े वकील थे, उनका पैसा कहां से आता था? ये जो राजे रजवाड़े थे आपस में लड़ते रहते थे, इनका कुछ ना कुछ होता रहता था। और जो लड़ाई है वो अंग्रेज भी ऐसा कुछ जानबूझ के करते रहते थे कि इनका कोर्ट सिस्टम चले, क्योंकि वो जानते थे कि सारे जो बड़े बड़े वकील थे वो उसमें अंग्रेज भी थे, जो जज होते थे वो ज्यादातर थे, तो उनका भी पेट भरना था। तो उस जमाने में मोतीलाल नेहरू हमारे दरभंगा महाराज से 2000 रुपया पर हियरिंग का लेते थे। जो जब राजेंद्र प्रसाद और नेहरू की जो लड़ाई थी, जो राजेंद्र प्रसाद की लाश को दिल्ली में नहीं जलाया गया था, पटना में जलाया गया। राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने एक निवास नहीं दिया था, जो 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे, उनकी बात मैं कह रहा हूं। तो जड़ में जो लड़ाई थी वो इस बात की थी कि राजेंद्र प्रसाद ने मोतीलाल नेहरू का जगह ले लिया था दरभंगा महाराज के वकील के रूप में। और सबसे ज्यादा पैसा, जो ये लोग बोलते हैं कि ये पेरिस में इसका कपड़ा धुलता था, ये बड़े पैसे वाले थे, और दिस और दैट, ज्यादा पैसा ये दरभंगा महाराज से कमाया हुआ है। आप उस जमाने में समझ लीजिए कि हर हियरिंग का 2000 रुपया।
और तकरीबन रोज हर यानी बताता है। मेरे पास वो लेटर है बाय द वे। दरभंगा प्रॉपर में रहने की वजह से कुछ सुविधा हमें भी मिली हुई है, और आई एम प्राइवेट टू दोज थिंग्स। यदि किसी को जरूरत हो तो मैं दिखा सकता हूं। उनकी जो बेटी थी विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित तो शादी के बाद वो हुई, उनका स्वरूपा नेहरू नाम था। स्वाभाविक रूप से सुंदर थे ये लोग। एक स्टेटमेंट में आपको नेहरू जी का बताता हूं। नेहरू जी का एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है जो सभी जानते हैं इस चीज को, और उन्होंने ये कहा था कि आई एम, जो एग्जैक्ट उनके लाइन है मैं प्रयास करूंगा, या आई एम एन इंग्लिशमैन बाय एजुकेशन, आई एम एन इंग्लिशमैन बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट। जवाहरलाल नेहरू को हिंदू धर्म से, सनातन से नफरत था। उसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से एक कारण ये भी जो दिखता है। तो इनकी बहन बड़ी सुंदर थी, 22 साल की थी। तो मोतीलाल नेहरू ने एक न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया उस समय में, और उसका नाम था द इंडिपेंडेंट। जब वो एडिटर खोज रहे थे कि किसको रखा जाए, तो उन्हें पता चला कि ढाका के एक बड़े ही नवयुवक हैं, वहां के एक बड़े ही संभ्रांत परिवार के, और उनका जो नाम था, जो बड़ा पॉपुलर नाम हुआ, मैं आपको वो भी एग्जैक्ट नाम बता देता हूं। आसफ अली, फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए, गवर्नर टू, अच्छा इन्होंने ये दिया हुआ है। ये थोड़ा बस 1 मिनट समय लूंगा, मैंने जहां लिखा हुआ है मैं चाह रहा, हाँ, सैयद हुसैन, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है इसीलिए आई डोंट नो, आई मे स्पेल इट रॉन्ग। सैयद हुसैन नाम था इसका, और ये सैयद हुसैन भारत का पहला एम्बेसडर था इजिप्ट में। तो ये इसकी कहानी अभी बाद में तुरंत मैं बताता हूं। तो 1920 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में जब ये न्यूज़पेपर मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से निकालना शुरू किया, तो ये इनके घर में रहते थे, और ये जवान लड़की थी, तो दोनों के रिलेशन हो गए। इन दोनों ने शादी कर ली छिपके, यानी कि ये चले गए जहां पे इनको बाद में रखा गया। जब मोतीलाल नेहरू को पता चला तो उनको एक अलग से बंगला दिया गया, और उस बंगलों में 4-5 जो उसके विटनेस थे, उसके सामने, वो भी नाम मेरे पास है, सारा नाम है मेरे पास। तो उस विटनेस के आगे इनकी शादी भी हो गई। अब मोतीलाल नेहरू और इनको जब ये पता चला कि ऐसे शादी हो गई है, तो उस जमाने में गांधी जी का खर्चा मोतीलाल नेहरू उठाते थे। ये जो बहुत क्लोज है, और ये जो इनके बनने का, अब देखिए क्या दिमाग था बाप का, उसको पता था। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, गांधी की कृपा से, सभी जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं कि उनको कोई वोट नहीं मिला था, पटेल को बनना था। 15 में से 13 पटेल के पास था, और 2 शायद खाली गया था। तो वो इस कारण से ऑब्लाइज्ड रहते थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को बुलाया उन्होंने, और उन्होंने कहानी बताई। तो महात्मा गांधी ने दोनों को बिठाया, और दोनों को कहा कि अच्छा ठीक है, उनको वैसे तो इसने कलमा पढ़ लिया था विजया लक्ष्मी पंडित ने, लेकिन उसको कहा कि भैया ठीक है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तो हाँ, तो ये जो मुस्लिम बनी है, इससे अच्छा तुम क्यों नहीं हिंदू बन जाते हो। अब यहां पे बात आ गई, ये इस्लाम वाले अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते हैं, लड़की या ये करे तो बदल ले। तो उसने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो तुरंत गांधी जी ने कहा भाई तुम तो बहुत प्यार करते हो। तो फिर लड़की कह रही है कि, तो विजया लक्ष्मी पंडित ने कहा इसे बन जाएगा, इसमें क्या जाता है, अरे बन जाओ, हिंदू बन जाओ, मैं तो बनी गई थी, मैंने तो कलमा पढ़ लिया था। तो उसने कहा नहीं, वो मैं अपना धर्म तो नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे उसने कहा यार ये क्या प्यार की बात हुई, तो जो भी उसमें बात हुई होगी, तो वो शादी टूट गई। और वो शादी टूटने के बाद मोतीलाल नेहरू ने इनकी शादी तुरंत करवा दी एक रंजीत पंडित नाम के इंसान से, जो काश्मीरी पंडित थे, उससे इनकी, इसीलिए विजया लक्ष्मी पंडित हुई, नहीं तो इनका नाम था स्वरूपा नेहरू। अब ये स्वरूपा नेहरू को लेके नेहरू जी इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कि जब ये लियाकत अली खान बाकी के साथ जो इनका बना था 1946 में, जब गवर्नमेंट बना था, तो यूनाइटेड नेशंस के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इनको उन्होंने एम्बेसडर भेजा। तो लियाकत अली खान और नेहरू में मारा पिट्टी की नौबत आ गई थी। लियाकत अली खान ने कहा था कि ये क्या कर रहा है, ये
मैं इसकी बहन को भेजूंगा एम्बेसडर के लिए। उस समय मैं यूनाइटेड इंडिया था, मैं 1946 की बात कर रहा हूं। कहानी यह है कि नेहरू जी को स्वयं एक प्रेम था एक बारटेंडर से। देखिए कहानी कहां से कहती, बाद में वही नाती उनका इनका शौक पूरा किया। तो मोतीलाल नेहरू ने इनकी भी शादी का विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं एक अंग्रेजन को प्यार करता हूं भाई। तो वो कौन है? तो वो बारटेंडर, बार्टर यानी कि बार में जो खड़ी रहती है, जो सर्व करती है, दारू सर्व करती है, उससे इनको प्रेम हो गया था। तो इनके फादर ने वो शादी भी नहीं होने दी थी, उन्होंने भी फिर वो एक अरेंज मैरिज कमला नेहरू से शादी की थी। तो ये जो इनका फ्रस्ट्रेशन था सनातन के प्रति, और बाकी जो पारिवारिक जो उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो पारिवारिक है। और बात की कहानी है कि वो विजयलक्ष्मी पंडित, वो जो इनके हस्बैंड का डेथ हो गया, देखिए 41 में, जब 51 ईयर्स के थे तो उनका डेथ हुआ। तो विजयलक्ष्मी पंडित उस समय में ये यूएस में थे, तो ये मैडम पहुंच गई यूएस। जब नेहरू जी को पता चला कि बहन भाग गई है, उसके साथ रह रही है, और दिल्ली में भी काफी बदनामी हो चुकी थी, क्योंकि इंपीरियल होटल में ये लोग मिलना शुरू हुए थे। तो इसको वही जो लड़का है हुसैन, वो सैयद हुसैन, उसको उन्होंने पहला इजिप्ट में एम्बेसडर बना दिया। तो ये कहानी है। तो इनकी जहां जब ये घर की लड़ाई होती है तो उसका जो मानस पटल पे जो प्रभाव पड़ता है, घर वाला, घर का कुछ भी होता है, तो इनके घर में ही इस्लाम और सनातन की लड़ाई थी, जिसमें ये इस्लाम के तरफ थे, ये मुसलमानों के तरफ थे, और इनको सनातन से नफरत था। उसका दूसरा एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि एक और एग्जाम्पल इसका मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का एक ग्रुप आया था इंडिया। ये 1950 ईस्वी की बात है। उस समय में अपना संविधान भी तैयार नहीं हुआ था, मैं संविधान लागू नहीं हुआ था। तो फ्रांस का वो जो ग्रुप था उसने कहा कि इंडिया के अंदर जो पौराणिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम लोग उसको रिसर्च करके उसको जगाना चाहते हैं। क्योंकि उस समय तक जर्मनी हार चुका था, और जर्मनी ने सबसे ज्यादा, आप जानते हैं कि हिटलर ने हमारा वो स्वस्तिक लिया था। हाँ, यहां मैं ये भी मैं कह दूं कि ये भी चल रहा है कि भारत को जो आजादी मिली, अभी एक नया पेपर आया है, उसका जो सबसे बड़ा जिम्मेवार है भारत को आजादी देने के लिए वो हिटलर है। हिटलर की वजह से भारत की आजादी मिली। तो ये टॉपिक मैं किसी दिन और पूरा का पूरा मैं टॉपिक बताऊंगा कि जिस हिटलर से आप लोग नफरत करते हैं, सब कुछ ये करते हैं, तो अब ये अमेरिका में और बाकी जगह वो पेपर्स आ रहा है, और अंग्रेजों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भारत में आजादी देने का यदि कोई एक फैक्टर सबसे बड़ा था तो वो हिटलर था। और हिटलर को भारत से बड़ा प्रेम था। उसने स्वस्तिक, वो हिंदू धर्म का खास के, वो समझता था कि वो आर्यन है, और वो भारतीय जो रेस है उसको वो आर्यन मानता था, वो स्वयं भी आर्यन था। चलिए थोड़ा सा विषयांतर हो गया। तो कहने का मतलब कि वो जो फ्रांस की टीम आई थी और वो चाह रहे थे कि यहाँ की जो पुरानी अवशेष है उसको वो फिर से जिलाए, तो नेहरू जी ने क्या कहा पता है? नेहरू जी ने कहा कि यू वांट टू प्रिजर्व व्हाट वी वांट टू डिस्ट्रॉय। यह आदमी इतना खतरनाक था, इसकी इच्छा थी कि भारत का जो नया इतिहास लिखा जाए वो वहीं से शुरुआत हो, और उसने वो हर प्रपंच रचा, सनातन धर्म को तहस नहस करके, हिंदू धर्म को तहस नहस करके, मुस्लिमों को आगे बढ़ा के। उसको इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि पूरा का पूरा देश, आप यदि आप वक्फ बोर्ड के पीछे जाएं तो जो पूरी कहानी है, आज एक जो पाकिस्तान का जो पूरा साइज है, पाकिस्तान के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है, और ये सिलसिलेवार ढंग से दिया गया। ये जवाहरलाल नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, सोनिया गांधी तक ये सारी कहानी बनी ताकि इस देश पर जमीन के थ्रू कब्जा हो, लव जिहाद के थ्रू कब्जा हो, और इसको मुसलमान बनाने का जो प्रपंच रचा वो नेहरू का था, जो आज तक कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। और अब जो इंडी अलायंस है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है, वो भी इसी सनातन पे कुठाराघात कर रहा है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव वाली पार्टी हो, चाहे वो मुलायम सिंह की अखिलेश वाली पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी कांग्रेस के साथ है वो इस सनातन को बर्बाद करने पे है। हे सनातनियों, हे हिंदुओं, जो आप इन पार्टियों के साथ हो, जरा देख लो क्या हो रहा है तुम्हारे बंगाल में। अपना वजूद बचा लो, अपनी इज्जत बचा लो, घर की इज्जत बचा लो। जमीन तो तुम्हारा गया, जो तुम्हारी पहचान है उसके ऊपर खतरा है। आज बस इतना ही। आप सबका लार प्यार प्रेम मिल रहा है। जो पिछला सेशन था वो काफी सफल रहा, व्यूअरशिप में काफी बड़ा उछाल आया, कमेंट्स भी बहुत बड़े आए, और फिर मुझे भी बहुत कुछ कमेंट्स बताया गया, कुछ लोगों ने सजेशंस दिए। तो योर कमेंट्स एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। चलिए, जब मैं दिल्ली में होऊंगा तो मैं इसी स्टूडियो में रहूंगा। एक बार फिर से अपने बेटे को धन्यवाद देते हुए, उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने कहा और जो आप देख रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।
अगले सप्ताह फिर किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से रूबरू रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।